Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi and today we are discussing chapter 22 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant, that is Parliament. It's a very big chapter और ये बहुत important भी है, बड़ा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है. सो आराम से बैठ के इसे सुनिए, पेशेंस रखिए. मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी. चैप्टर 2 या 3 पार्ट के अंदर होगा, ठीक है. अब मैंने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है कि हमारा जो चैप्टर हैं वो जल्दी कवर अप हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा है और हम डिले भी काफ़ी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ माई लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नॉट अ प्रॉब्लम्स, दीज आर माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टू डू फर्स्ट. ओके, सो अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा फास्टली इससे कवर अप कर लिया जाए. तो मेरा थोड़ा सा प्रोसेस चेंज ये होगा कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी चैप्टर का पहले से ही, कि जब ओवरव्यू मिल जाता है तो चीज़ें करनी पढ़नी आसान हो जाती हैं. ओवरव्यू दूंगी और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट होगा साथ के साथ बताती जाऊंगी उसके बाद में. तो चैप्टर कम टाइम में और जल्दी कंप्लीट होंगे, ठीक है. अगर हम बोलूँगी आज जो इतना मैं करवाने वाली हूँ उसका सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ. पार्लियामेंट में पार्लियामेंट मिलके बनती हैं 3 चीज़ों से. दैट इज़ फर्स्ट इज़ लोकसभा, देन इज़ राज्यसभा एंड द मेन इम्पॉर्टेंट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है. इन चीज़ों से मिलके बनती है हमारी पार्लियामेंट. और हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. अब लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के बारे में आप सुनते होंगे, न्यूज़ में आते होंगे, अलग अलग चैनल्स भी हैं इनके ऊपर जिनमें इनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं. जो भी उस टाइम पे जो सेशन चल रहा होता है, सॉरी द सेशन इज़ दिस, उनके जो सेशंस चलते हैं उनकी पूरी डिस्कशंस वहाँ पे दी हैं. अगर कभी एक दिन भी बैठ के कभी आपको टाइम लगे तो जब इनके सेशन चल रहे हों लोकसभा के तो वो ज़रूर सुनिए. तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएंगे और बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएंगे आपके जो पेपर में लिखने के लिए कि कौन कौन सी ग्राउंड पे क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की जाती हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा और उनको कैसे सभी मिलके डिसाइड करते हैं और उनके ऊपर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं इनके. अगर सेशंस कभी सुने हो, बोरिंग लगते हैं कि इन टाइम बिंग जैसे जो फिश मार्केट टाइप क्रिएट होता है उस टाइम पर अगर सही ढंग से चलें तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से गेन होती है. बात करें लोकसभा की, ठीक है. लोकसभा, इससे लोअर चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है. इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है. हाउस ऑफ द कॉमन्स, लाइक अदर, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे. लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स हो चुके हैं तो मैक्सिमम जो इसके अंदर होती हैं दैट इज़ 552 सीट्स, ठीक है. और राज्यसभा के अंदर होती हैं 250 सीट्स. तो ये 552 सीट्स के अंदर अभी कितनी फिल है, अभी हैं इसके अंदर 530 जो स्टेट्स की हैं, 20 यूनियन टेरिटरी की हैं और 2 यहाँ पे, सॉरी, जो 532 के अंदर ये जो 552 है इसमें 530 मेंबर्स तो आते हैं स्टेट से उठ के, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी, तो 550 हो गए. और 2 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है. ये था कि कुछ 1970 तक चलना था बट अब इसको एक्सटेंड करके 2020 तक कर दिया गया है कि हाँ चलो अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आने दो अगर वो माइनॉरिटी के अंदर हैं तो फिर अब देखते हैं 2020 के बाद में क्या चेंजेस होते हैं. ये 2 सीट बन पाती हैं यहाँ पे, होती हैं या नहीं होती हैं वो आगे देखी जाएगी. बट अभी इन नाउ एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो हैं 545 और इन 545 के अंदर से 530 हैं स्टेट से, 13 हैं यूनियन टेरिटरी और 2 हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स. बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में 250 में से 238 आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से और 12 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा डिफरेंट फील्ड्स में से, सोशल सर्विस, लिटरेचर्स, आर्ट्स, यहाँ से ये उठ के मेंबर्स आते हैं. 12 जो नॉमिनेट किए, जैसे अगर आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर और रेखा जी, तो ये जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट फील्ड से उठ के आते हैं जो उनके अंदर प्रोफिशेंट होते हैं, आर्ट, लिटरेचर एंड इनसे ये उठ के जो आते हैं मेंबर्स यहाँ पे आते हैं. तो 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और 12 जो हो गए नॉमिनेटेड मेंबर.
जो रिनाउंस्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं, जिनको चाहिए कि हाँ अगर इनको यहाँ पे दर्जा दिया गया या अगर इनको यहाँ पे, तो ये उस फील्ड में, अपने फील्ड में कुछ बेटर वर्क कर पाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि इनको टाइम ही नहीं होता। जैसे अगर बात उठे कि सचिन और रेखा जी को यहाँ पे जब नॉमिनेट किया गया था, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स है ये राज्यसभा में, तो इनका बाद में आया कि इन्होंने अटेंडेंस इतनी कम थी, ये सेशंस में आए नहीं थे। एक की 7.5% और एक की 4.5, रेखा जी की 4.5% अटेंडेंस थी यहाँ पे, कि ये आए नहीं, इन्होंने कोई सेशंस अटेंड, जब ये कोई सेशन अटेंड ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे वोटिंग वो उसके अगेंस्ट या किसी जो बिल लाया जाए उसके साथ में, क्योंकि माना ये गया था कि अगर सचिन तेंदुलकर जी को बिठाया गया तो वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो भी बिल लाए जाएंगे या उसके अंदर कुछ बेहतरी करेंगे, ना ही ओनली क्रिकेट की, बाकी ऑल ओवर जो स्पोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए कोई बिल भी लेके आएंगे या कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। क्रॉस क्वेश्चन, ना तो ये कोई बिल लेके आए, ना इन्होंने कभी कोई क्वेश्चंस पूछा। ठीक है, तो ये और रेखा जी को बिठाएगा तो मीन्स ये आर्ट को आगे फ्लरिश करवाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं था ये प्रोसीडिंग इनके सेशंस में आके बैठने का। तो ये कई बार ऐसा भी होता है, तो क्योंकि इनके ऊपर ये भी आरोप लगेगा कि इन्होंने जो 2 सीट्स हैं वो ख़राब कर दी हैं, बल्कि इनको नॉमिनेट करके। वैसे बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको टाइम ही नहीं होता, बट हाँ लिया इसीलिए जाता है कि ये इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। रिनाउंस पर्सनैलिटीज़ हैं, इतना कुछ अच्छा काम कर चुके हैं उस फील्ड के अंदर, तो अगर इनको बिठाया जाता है तो ये उस फील्ड को और ज़्यादा ऊपर उठा देंगे। सो ये तो हुई बात। नेक्स्ट आते हैं अभी इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। लोकसभा के आपको पता होगा कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर उठ के आता है और फिर वो लोकसभा के अंदर उसकी सीट मिलती है। यहाँ पे रिजर्वेशन होती है सीट्स की, एससी और एसटी के लिए भी। अगर बात करें राज्यसभा के अंदर इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इनको यहाँ पे चुन के आए जाते हैं ये मेंबर, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के। अगर बात करें लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो ये रहता है 5 साल के लिए। ये एक्सटेंड भी हो जाती है इनकी ड्यूरेशन, अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो ये एक्सटेंड हो जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी। अगर बात करें लाइक राज्यसभा की, तो इसकी ये कोई भंग होने वाली बॉडी नहीं है, जैसे लोकसभा भंग होती है, बीच में भी इसकी एक टर्म एक्सपायर हो जाती है, बट राज्यसभा भंग नहीं, तो एक परमानेंट बॉडी होती है। बट इसके 1/3 ऑफ जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे जो 1/3 ऑफ मेंबर होते हैं रिटायर हो जाते हैं हर एक 2 साल के बाद। बट ये री इलेक्ट भी होते हैं, मतलब एक मेंबर 6 साल तक री इलेक्ट होके राज्यसभा के अंदर रह सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर बात करें लोकसभा के मेंबर्स के लिए, क्वालिफिकेशन क्या नहीं थे, तो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी एज 25 साल या 25 साल से अबव होना चाहिए। राज्यसभा के लिए उसकी एज 30 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए। इसके अलावा वो इलेक्टर होने चाहिए दोनों ही, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, वहाँ से जीत के आने चाहिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ से जीते हुए होने चाहिए। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन इस बेस पे है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी मतलब जो जहाँ से प्रॉफिट मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो, उस कोई भी पोस्ट के ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें नहीं है कि वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या किसी भी जो पार्लियामेंट के, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। इसके अलावा अगर वो कोई और पद पे स्थित हैं तो वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, इससे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर उनका दिवालिया निकल गया हो, या फिर उन्होंने कोई इलेक्शन ऑफेंस किया हो, मतलब करप्ट मेथड से उन्होंने जो है चुनाव जीता हो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर वो जेल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा साल के अंदर रह के आए हों तो वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड होते हैं। लाइक लालू प्रसाद यादव को आपने देखा होगा, उनको डिस्क्वालीफाइड किया था, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये एक केसेस होते हैं। और एक लास्ट और मेन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, दल बदल 10th यहाँ पे जो हमारा 10th शेड्यूल है जिसके अंदर लिखा गया है, 10th शेड्यूल के अंदर ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के ऊपर अगर ये पास होते हैं, डिफेक्शन ये दल बदल होते हैं, या फिर ये इन्होंने कुछ ये 10th शेड्यूल के अंदर आके ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे ये डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं अगर इन्होंने दल बदला। आगे हम देखते हैं कि दल बदलने में क्या क्या चीज़ होती है, या उसको नाम मानना, या फिर आप एक अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, फिर आपने कोई दल को चुन
लिया हो, तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन होते हैं जिसके केस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये दोनों के अंदर ही राज्यसभा लोकसभा में सेम ग्राउंड्स होते हैं जिसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोकसभा के अंदर की यहाँ पे विकेटिंग ऑफ द सीट्स, कि अगर यहाँ पे आपको सीट्स किस केस में, अपने अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आपको सीट किस केस पे छोड़नी पड़ सकती है। या तो आपने डबल मेंबरशिप ले ली हो, ठीक है, दो जगहों पे, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यहाँ पे रहना चाह रहे हो और पार्लियामेंट में भी रहना चाह रहे हो, तो उस केस में अगर डबल मेंबरशिप है तो यहाँ पे आपको अपनी जो पार्लियामेंट की सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। या आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी, या फिर आपने रिज़ाइन दे के भी आप अपनी सीट्स को खाली कर सकते हैं। चौथा होता है कि अगर आप एब्सेंस रहे हो, मतलब 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहे हो, तो उस केस में भी आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। दोनों के अंदर ही सेम यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपको किस केसेस में अपने सीट्स को छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट आती हैं इनकी सैलरीज। अब इनको सैलरीज को कौन डिटरमाइन करता है? ये पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाते हैं कि पार्लियामेंट जितना चाहेगी उतना बढ़ा घटा इसको सकती है। जैसे कि अभी बात करें, अभी पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस पास करके, ऑर्डिनेंस पास होने के बाद में इनके जो पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं, एमपीज़ की सैलरीज पे 30% कट कर दिया इन द केस ऑफ कोरोना केसेस में इनकी 30% जो सैलरी कट ऑफ कर दी गई है। नेक्स्ट आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब कि अब लोकसभा की जो सेशंस होते हैं उनको प्रिसाइड कौन करता है, ठीक है, तो उसको प्रिसाइड करता है कौन, उसका हेड होता है उस प्रिसाइड करने के लिए उस सेशन को, तो यहाँ पे होता है स्पीकर और राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन, ठीक है। और इसके बाद में स्पीकर के बाद में डिप्टी स्पीकर और पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं, यहाँ पे पूरा पैनल होता है। और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होता है, फिर डिप्टी चेयरमैन होता है और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होता है। आगे बताऊंगी पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स या पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ, और उसके बाद में इन दोनों का एक सेक्रेटेरिएट भी होता है, दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो ये हुआ इस लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो आज हम करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू। अगर ये इतना समझ में आ गया, चैप्टर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे सेंट्रल पोजीशन ऑब्टेन करता है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मतलब कि पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और इसे वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहाँ पे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो लगती है, तो इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। आर्टिकल 79 to 122 इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 79 से लेके 122, तो याद रखना है 79 से लेके 122 इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस वी डील विद द पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, ठीक है, जो हमने स्टडी किए। प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एंड द हाउस ऑफ पीपल्स मतलब लोकसभा, एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज राज्यसभा। 1954 के अंदर इनके नाम बदल के कर दिए गए राज्यसभा और लोकसभा रिस्पेक्टिवली। राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है, अपर हाउस जिसे सेकंड चैम्बर ऑफ हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है, और लोकसभा एक लोअर हाउस होता है जिसे फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस बोला जाता है, ठीक है। फॉर्मर रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन, बाय द लेटर रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। सबसे पहले राज्यसभा में कौन आते हैं? यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बट दूसरे वाले लोकसभा के अंदर सारे पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि वहां से पूरे देश से उठ के जो इलेक्टर्स होते हैं वो आए होते हैं। दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर नहीं होता किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, ना ही ये पार्लियामेंट की सिटिंग्स में बैठता है, उनकी मीटिंग्स में बैठता है, बट फिर भी ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि कानून बनने के बाद में वो कानून कब बनता है? यहाँ पे कानून जब प्रेसिडेंट की असेंट लग जाती है तो ही वो कानून बनता है, तो ही वो लॉ बनता है, ठीक है। एंड
बिल जब जब बिल यहाँ पे पास्ड होता है तो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में ही वो कानून बनता है, उसके असेंट के बिना नहीं बनता। तो यहाँ पे बहुत सारे ही ऑल्सो इसके अलावा भी प्रेसिडेंट बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है पार्लियामेंट के अंदर, कि जैसे वो सेशंस को बुलाता है, उनको रद्द करता है, ख़त्म करता है, या फिर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, या दोनों हाउसेस की इकट्ठी मीटिंग भी बुला सकता है, और प्रेसिडेंट खुद ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है जब सेशन ना चल रहा हो। तो इससे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रेसिडेंट। इस रिस्पेक्ट में जो फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने रिलाई किया ब्रिटिश पैटर्न को, ना कि अमेरिकन पैटर्न को। ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट जो होती हैं उसमें किंग होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं जिसे अपर हाउस बोला जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन जिसे लोअर हाउस बोला जाता है। बाय कंट्रास्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट ही नहीं होता, कोई भी कानून बनाओ, खत्म करो, कुछ भी करो, प्रेसिडेंट को उससे लेना देना नहीं है। यूएसए के अंदर जो लेजिस्लेचर होती है उसे कांग्रेस बोला जाता है। जैसे आपको बहुत बार यहाँ पे नाम सुना होगा कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप जी के केस में, जिसमें कांग्रेस में कौन आते हैं, जो हम अब जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं वो उसको बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। और उस कांग्रेस के अंदर आते हैं सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये नाम आपने सुना होगा, सीनेट अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज द लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एम्फेसाइजेस ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अमेरिकन के केस के अंदर जो है कोई भी यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं होती। हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं लोकसभा के ऊपर, ठीक है। उनका हमने जैसे पढ़ा था उन दोनों का दे सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी देखी थी, ओके। लाइक दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम स्टडी किया था। तो वो यहाँ से आ जाता है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंस करते हैं, ये नहीं है। और साथ ही साथ में अगर ये मेजॉरिटी के अंदर है, मेजॉरिटी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इनके खिलाफ लाया जा सकता है अगर ये मेजॉरिटी ना गेन कर रहे हो तो, ठीक है। इस केस में कि ये इंटरडिपेंडेंस है, ये नहीं कि मिनिस्टर्स को लोकसभा राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, हमारा प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक क्राउन इन अ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन, ऐसा हमारा केस है। हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, जैसे वहाँ पे क्राउन इन पार्लियामेंट बोला जाता है, तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड स्ट्रेस किस पे देती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग कार्य करें। प्रेसिडेंट को कोई मतलब नहीं है कि क्या अगर वो अपने ही कानून चलाता है, उनका अपने ही अलग राज चलता है, ठीक है। हेंस अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। यहाँ पे प्रेसिडेंट कांग्रेस का कोई भी पार्ट नहीं है, प्रेसिडेंट अलग है और कांग्रेस अलग है। कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेज, अब कैसे दोनों हाउसेज को कैसे कंपोज किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी कि 250 होती है, जिसमें 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं और यूनियन टेरिटरी के, और 12 यहाँ पे नॉमिनेट करके आते हैं। अभी प्रेजेंट राज्यसभा में मैंने आपको बताया था 245 मेंबर्स है, 229 मेंबर्स यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से उठ के आए हैं और 15 मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे जो अभी प्रेजेंट जो राज्यसभा है उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स का नाम मुझे कमेंट लिस्ट में देंगे, ठीक है। कमेंट में आप मुझे ये लिख के बताएंगे कि अभी प्रेजेंट राज्यसभा के अंदर कौन से 12 मेंबर्स हैं जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है, ओके। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब 4th शेड्यूल में ये लिखा गया है कि कौन से स्टेट से राज्यसभा के कितने मेंबर आएंगे। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो भी स्टेट्स होते हैं हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर आते हैं, बट हमारे यहाँ पे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितने मेंबर आएंगे। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसके ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में, जहाँ पे कम पॉपुलेशन तो उसके कम मेंबर राज्यसभा में। तो यहाँ पे ये एक पूरा 4th शेड्यूल निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा वो एक पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कहाँ से कितने मेंबर उठ के आ रहे हैं राज्यसभा के अंदर। और इसी चैप्टर के एंड के अंदर भी जो हमारा टेबल दिया है 22.5 उसके अंदर में भी ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है। जैसे यूपी से 31 मेंबर आते हैं राज्यसभा में, उसी जगह पे पंजाब में 10 आ रहे हैं, ठीक है। नागालैंड का 1 ही आ रहा है, उड़ीसा के 10 आ रहे हैं, पंजाब के 7 आ रहे हैं,
ठीक है, और गोवा का 1 मेंबर आ रहा है, बिहार के 16 मेंबर्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, नॉट ऑन द कि हर एक स्टेट से इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि यहाँ पे राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हैं? रिप्रेजेंटेशन जो राज्यसभा के अंदर आते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन मेंबर्स को इलेक्ट करती है और फिर ये आते हैं राज्यसभा में। जो इलेक्शन किसके बेस पे होती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीट्स जो एलोकेट होती हैं स्टेट्स के अंदर राज्यसभा में वो पॉपुलेशन के, लाइक हमने ये एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लिया। ये वाला हमने कहाँ पे पढ़ा था? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में। वैसे ही यहाँ पे प्रायोरिटी बना दी जाती है A1 A2 B C, और इस प्रायोरिटी के बेस पे इनको प्रोपोर्शनली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए मेंबर्स को यहाँ पे चुन लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और वहाँ से इनको इनडायरेक्टली, जैसे ये भी ऊपर वाले भी इनडायरेक्टली, स्टेट से भी इनडायरेक्टली, यहाँ से भी इनडायरेक्टली आते हैं। जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसके थ्रू ये मेंबर्स चुने जाते हैं। ये इलेक्शंस किसके अकॉर्डिंग से? ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही होता है। 7 यूनियन टेरिटरी में से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो दिल्ली और पौंडीचेरी है, उन्हीं को ही राज्यसभा के अंदर सीट्स हैं, वही उन्हीं के मेंबर्स उठ के आते हैं, क्योंकि जो बाकी 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वो बहुत ही छोटी हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो प्रेजेंट नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जिनकी स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज के अंदर, तो ये लोग यहाँ पे उठ के आते हैं। अब क्या ज़रूरत है इन 12 लोगों को नॉमिनेट करने की? वो इसलिए क्योंकि ये एक एमिनेंट पर्सन्स होते हैं अपनी प्लेस के, तो इनको कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये इलेक्शन से, हर बार कोई बंदे को इलेक्शन से ही अगर जीत के आ रहा है तो ही वो कुछ रिस्पॉन्सिबल MP हो सकता है। नहीं, अगर नहीं भी आ रहा है बट अब वो अपने फील्ड का प्रोफिशेंट है, बहुत कुछ नाम कमाया है, लोग उन्हें याद करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो इलेक्शन को बिना प्रोसेस से भी वो मेंबर हो सकते हैं, एक MP बन सकते हैं। इट शुड बी नोटेड है दैट कि अमेरिका सीनेट में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होता, बट हमारे यहाँ पे होते हैं ताकि सभी को भागीदारी मिले। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस करके, इतना पैसा खर्च करके ही कोई MP बन सकता है। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कंपोजिशन में यहाँ पे स्ट्रेंथ इनकी फिक्स्ड है 552, जिसमें से 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट से, 20 मेंबर्स आते हैं रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर्स यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के से चुने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने कि इसको 60-70 तक 70s तक रखना था, बट अब उससे एक्सटेंड करते करते ये 2020 तक ले। आप देखते हैं 2020 के बाद में क्या आता है। एट प्रेजेंट लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 13 मेंबर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेट्स। अब यहाँ पे लोकसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का वो डायरेक्टली यहाँ से इलेक्ट होते हैं पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ से वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, अपनी अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से ये जीत के आते हैं। इलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि हर किसी को वोट देना, 18 या 18 साल से ऊपर वाले मतदाता को मत देने का अधिकार, और वो किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से वो चुन के आते हैं। हर एक सिटीजन हु इज अबव 18 years of age and who is not disqualified under the provision of constitution or any law is eligible to vote for an election। अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे वोट दे सकता है। पहले ये था 21 साल की उम्र थी, पर बाद में उसको 18 साल कर दिया गया बाया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये भी प्री का क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कब ये उम्र घटाई गई, 21 से 18 साल कब करी गई, तो बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। अब यहाँ पे जो ये लिखा गया है कि
विच इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अंदर अगर कुछ ऐसा लिखा हो कि जिससे वो डिस्क्वालिफाइड होता हो, या फिर ऐसा कोई कानून हो जिसके ऊपर वो खरा ना उतरता और वो मतलब यहाँ से या तो कहीं से यहाँ पे लिखा गया ना हर एक इंडियन, यहाँ पे इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है। अगर वो इंडियन सिटीजन ना हो, उसने धोखे से इंडियन सिटीजनशिप ली हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, वो वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट को कि द प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी से कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन, कैसे मेंबर्स को चुनेगी। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, जहां से मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ से ये मेंबर्स चूज करके आते हैं। तो वो अब यूनियन टेरिटरी से पार्लियामेंट के पास छूट थी कि वो डायरेक्ट इलेक्शन करवाए या इनडायरेक्ट करवाए, कैसे भी करवाए, पर यहाँ पे उन्होंने कानून पास किया यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन एक्ट 1965, और यहाँ से फिर डायरेक्ट इलेक्शन किया गया। अब नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। पहले की ऑपरेट था स्टिल 1960, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2020 बाय 1995 अमेंडमेंट एक्ट 2009। अब देखते हैं 2020 के बाद में क्या आता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता है या नहीं। सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा सिस्टम कैसे होता है? तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं कि इलेक्शन को होल्ड करने के लिए हर एक स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है। अब पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। इस रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रोविजन बनाए कि हर एक स्टेट को एलोकेट की जाएंगी नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा इन सच अ मैनर। मतलब कि हर एक स्टेट के अंदर अगर हम देखें कि अब स्टेट वाइज भी जैसे राज्यसभा की सीट अलग अलग हैं, वैसे ही स्टेट वाइज लोकसभा की सीट भी अलग अलग हैं। अगर फॉर एग्जांपल लें, जैसे कि आंध्र प्रदेश के पास लोकसभा की 25 सीट है, तो अरुणाचल के पास 2 ही सीट है, असम के पास 14 सीट है, बिहार के पास 40 सीट है। तो हर एक स्टेट को यहाँ पे ऐसा उसको सीट्स दी जाएंगी लोकसभा की इन सच ए मैनर दैट रेशो बिटवीन द नंबर, जो नंबर होगा, एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल द स्टेट। कि अगर वही पॉपुलेशन को यहाँ पे मद्देनजर रखा गया कि पॉपुलेशन को देखते हुए उनका नंबर सभी स्टेट्स के लिए बराबर होगा। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता टू स्टेट हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियंस, जिनकी पॉपुलेशन इससे कम है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो मतलब वहाँ पे उस पर बहुत कम 1-2 उनको सीट्स दी गई हैं। ये हर एक स्टेट को जो डिवाइड किया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे डिवाइड किया जाएगा कि रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ स्टेट इज सेम। कि मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन हो और किसी के अंदर कम पॉपुलेशन हो, तो उनके आपस में उनकी पॉपुलेशंस भी स्टेट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन भी मिलती जुलती हों। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं तभी डीलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहाँ पे उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को थोड़ा छोटा कर दिया जाता है हर बार, ठीक है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं बढ़ा दी जाती हैं। तो ऐसे इसीलिए हम देखते हैं कि उनका जो नंबर जो एलोकेटेड है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक स्टेट के अंदर यहाँ पे पूरी अगर बोले कि लोकसभा की सीट्स आ रही हैं 10, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हों जिसमें पूरे स्टेट को बांटा हो, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बात कर रही मैं, उसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रही हूँ। तो 10 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से यहाँ पे चुन के आने। अब क्या हो गया कि यहाँ पे हर एक के से एक चुनना था, और मान लीजिए कि यहाँ पे इन सभी की जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 10-10 हज़ार है हर एक के अंदर। अब माना जाता है कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, इस वाली के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, हो जाती है 12,000, हो सकता है कि यहाँ पे मिनरल्स हों, कोई इंडस्ट्रीज लगी हो, तो जिस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साइज को कम कर दिया जाएगा ताकि वापस यहाँ पे कितने हो जाएं, सभी में बराबर हो जाए, 10,100 और सभी में फिर बराबर हो जाए। तो ऐसे इसको डीलिमिट कर दिया जाता है, ठीक है।
तो दिस इज द वे कि यहाँ पे नंबर भी बराबर रहे और सभी में पॉपुलेशन भी बराबर रहे, और सभी सारे स्टेट्स के ऐसे कि पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे स्टेट्स को जो है लोकसभा की सीट दी जाती है। इन ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी हो रिप्रेजेंटेशन इन टू रिस्पेक्ट, मतलब सब चीज़ें यूनिफॉर्म हो टू रिस्पेक्ट में, कि बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, सारे डिफरेंट स्टेट्स आपस में उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो कि सीट्स जितनी मिली है, ऑन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट, और बिटवीन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके बीच में भी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन लिखा गया है, पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन एज असेंटेन्ड एट द प्रीसीडिंग सेंसस, जो उससे पहले वाला सेंसस है। अगर हमारी यहाँ पे 2020 चल रहा है तो 2011 के अंदर जो हमारा जो सेंसस है उसको देखा जाएगा, ठीक है। उससे पहले वाले जो सेंसस जो हमारा हुआ था उसको देखा जाता है, ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड, जिसमें से पूरी रिलेवेंट फिगर्स जो हैं उनको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी रिलेवेंट फिगर्स हो हमारे पास कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी पॉपुलेशन, पूरा एग्जैक्ट जिसके बारे में हमें मालूम है तो उसको यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि हर एक में जब पॉपुलेशन चेंज हो जाती है तो यहाँ पे रीएडजस्टमेंट की जाती है, और यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन आते हैं। 1952 आया, 62 आया, 72 में भी चेंज हुआ, 2002 में भी चेंज हुआ, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आए जिसमें फ्रोज कर दिया गया कि अब जो लोकसभा की सीट्स हैं वो बढ़ाई घटाई नहीं जाएंगी, टिल द ईयर 2000 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, और वहाँ पे जो सेंसस देखा जाएगा एट द 1971 का देखा जाएगा। दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट, इसको एक्सटेंड कर दिया गया दोबारा 25 साल के लिए और अप टू द ईयर 2026 तक बाय द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 विद द सेम ऑब्जेक्टिव, ताकि एनकरेजिंग द पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स, ताकि लोग पॉपुलेशंस को घटाएं। मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन को बढ़ाएं, मतलब पॉपुलेशन का एक स्तर जो है बरकरार रहे, ना कि उसको बार बार बढ़ाइए तो बार बार उसको चेंजेस हों, ताकि पॉपुलेशन को लिमिट किया जा सके। फिर आया 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, इसने एम्पावर्ड किया गवर्नमेंट को कि कुछ रीएडजस्टमेंट करे एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 की। अब ये 1971 का सेंसस आप ना मान के 1991, क्योंकि अभी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी तो आप ये वाला सेंसस मानिए। लेटर आया 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसने बोला कि डीलिमिटेशन की जानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऑन द बेसिस ऑफ 2001 के सेंसस से, नॉट 1991, ठीक है। क्योंकि अब ये 1991 के बाद में सोच सकता है ना 10 साल में तो कितनी पॉपुलेशन हर एक साल बढ़ रही है, हर एक महीने बढ़ रही है, हर एक दिन बढ़ रही है, तो 10 सालों में तो कितनी बढ़ जाती है। हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट। अब यहाँ पे माना तो गया, डीलिमिटेशन भी हुई, बट यहाँ पे जो लोकसभा की जो सीटें एक राज्य को दी गई थी वो चेंज नहीं की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बदलाव किए गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST। अब यहाँ पे ये लगातार चला आ रहा है, इसका काफ़ी विरोध भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो ख़त्म कर देने चाहिए, कितनी पुरानी बात होगी, अभी तो एक समान दर्जे पे हम आ गए हैं। बट यहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती हैं SC और ST ग्रुप के लिए। ये प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए लोकसभा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोज़ की, उस स्टेट के अंदर उनकी कितनी पॉपुलेशन है या पूरे देश के अंदर उनकी कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर कि उनको कितनी सीट्स यहाँ पे देनी चाहिए उसके बेसिस पे ये उनका रिजर्वेशन होता है। लाइक अगर बात करें कि एक स्टेट के अंदर मान लीजिए 1000 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट के अंदर 1000 लोग हैं और उसमें से 100 लोग हैं SC और ST, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उस स्टेट्स के पास लोकसभा की 10 सीट्स आ रही हैं तो एक सीट ज़रूर SC ST के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो ये हो गया इस प्रपोर्शन में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, अगर ये 1000 में से 100 है तो कम से कम इन्हें एक सीट तो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये होता है इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोज। ओरिजिनली इस रिजर्वेशन को चलाना था 1960 तक, उसको फिर एक्सटेंड करवा दिया गया 10 ईयर के लिए, और उसके बाद में हर साल इनको यहाँ पे एक्सटेंड करवा के 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 2009 में रिजर्वेशन को कर दिया गया 2020 तक। अब देखते हैं कि अगर क्या ये रिजर्वेशन हटता है, नहीं हटता है, अगर हटाने की मांग उठी या कुछ ऐसा हुआ तो कितना
क्या दंगे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ये तो देखने पे पड़ेगा, बट होने नहीं चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज इस केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है। और अगर बात करें कि अब ये क्या SC ST का इनका लेवल वैसे ही रह चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बात नहीं रही है कि उनके पास अंडर डेवलप्ड है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो अभी भी वो है। मैं ये मानती हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, हाँ कुछ लोग अभी भी बैकवर्ड हैं, बट उनको आगे लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हैं, प्लान है, सरकार की स्कीम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं तो चाहती हूँ, इस माई आई फेवर दैट रिजर्वेशन शुड बी डिसमिस्ड। अब नहीं होने चाहिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी ऑफ द केसेस, नॉट इन द रिप्रेजेंटेशन इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और इन अ पार्लियामेंट और इन अ स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन को नहीं मानती हूँ। हाँ अगर इफ़ देर इज़ हाँ एक स्पेशल केसेस लगा सकते हैं कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस और सिचुएशन, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ सीट फिक्स कर दी जाती हैं, वो करवा सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स एट लोअर मिनिमम लेवल, कुछ 5-10 सीट्स जिनको हाँ एक्सट्रीमली दैट दे आर लॉजिकली दे आर बैकवर्ड, तो उनको कुछ कोटा मिलना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स दैट मच ऑफ ए फिक्स अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी स्टडीज़ एंड जो हैं भी नहीं वो उसको फ़ायदा उठा रहे हैं हर जगह पे एग्जामिनेशंस में, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट हो सकता है मेरा व्यू अलग हो, आपका व्यू अलग हो, बट माई व्यू इज़ दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग द रिजर्वेशन दो द सीट्स आर रिजर्व्ड। ये सीट्स जो रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बट ये जो लोग होते हैं यहाँ पे ये नॉट डिपार्टेड, ये विदाउट एनी इलेक्टोरेट, ये जर्नल सीट नॉन रिजर्व्ड सीट से भी लड़के चुन के आ सकते हैं। द 84th Amendment Act 2001, जो 84th Amendment Act है 2001 प्रोवाइड फॉर रीफिक्सिंग द रिजर्व्ड सीट्स ऑन द पॉपुलेशन फिगर ऑफ 19, दोबारा इनको फिक्स की गई, रीफिक्स की गई 1991 के सेंसस के हिसाब से, फिर उसको रीफिक्स की गई 2000, मतलब इनकी सीट्स हमेशा बढ़ती ही गई, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट नहीं किया गया है। दो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट किया गया, बट यहाँ पे नहीं अडॉप्ट किया गया क्योंकि इंस्टेड इट अडॉप्टेड द टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ना कि प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे पूरा प्रोपोर्शनल देखे जाएं कि इसमें कितने सारे लोग रह रहे हैं, फिर तो आ जाएंगे जर्नल कास्ट वाले भी, कौन हिंदू रह रहे हैं, क्या हिंदू की तो हिंदू की क्या सिक्स की उतनी रिप्रेजेंटेशन है, क्या अदर जैनिज्म की उतनी है, या मुस्लिम्स की उतनी है, नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट नहीं की गई हैं, ठीक है। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सिर्फ टेरिटोरियल मतलब टेरिटरीज में पॉपुलेशंस देखी जाती है, ना कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रपोर्शन देखी जाती है कि किस प्रपोर्शन में कितने लोग रह रहे हैं। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल एरिया, वो एक जियोग्राफिकल एरिया, वो बोलते हैं कि यहाँ से नागपुर की, नागौर की, लाइक ये अपने टेरिटोरियल जियोग्राफिकल एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठ के आते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम से उठ के आ रहे हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी हैं? This is your question of the day. So you have to tell me the total number of territorial constituency in India. हैंस और अपने अपने स्टेट की आप डिफरेंट मुझे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बताएंगे कि आपके स्टेट में कितने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट्स हैं। हैंस सच ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज नोन एज अ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सिस्टम के अंदर कैंडिडेट जो सिक्योर करता है मेजॉरिटी वोट्स, उसे इलेक्टेड मतलब 50% से ज़्यादा जिसके मार्क्स आ जाते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। ये सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। यहाँ पे जो मेजॉरिटी सिस्टम जो है, इसका मतलब है कि सारे लोगों ने उसे नहीं चुना है, आधे लोगों से थोड़े से ज़्यादा ने उन्होंने चुने। इन अदर वर्ड इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे माना जाता है कि इससे जो इलेक्टोरेट यहाँ पे चुना जाता है तो वो 50+1 सीट से जीत के आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो सभी को रिप्रेजेंट नहीं करता,
हो सकता है कि माइनॉरिटीज़ ने उसे वोट ही ना दिया हो, जो बहुत कम थी। मान लीजिए कि वो कुछ कम थी, 30-40 हज़ार लोग थे, 1 लाख ने वोट दिया, 30,000 माइनॉरिटीज़ थे, तो मेजॉरिटी वालों ने वोट दे दिया तो भी बंदा जीत गया, उसको माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो उस ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसलिए SC/STs को यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हो सकता है कि इस टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के डिफेक्ट को खत्म कर दे, ठीक है, कि अगर सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। अंडर दिस सिस्टम हर एक सेक्शन ऑफ पीपल को यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन में नंबर दिए जाएंगे और उनसे वो चुन के आएंगे। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन को भी यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी सेक्शन को मिलेगी, बट कितना ज़्यादा, फिर तो यहाँ पे एक वो होता ना कि धर्म प्रधान राज्य हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष की जगह कि हमारे धर्म प्रधान होगी, कि हर एक धर्म वाले लोग उससे चुन के यहाँ पे आ जाएं, तो कितना ज़्यादा क्योस पैदा हो जाएगा जब कोई एक ला कानून पास करना हो। तो इसीलिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। 2 काइंड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखी है, नेमली एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक होता है एंड द लिस्ट सिस्टम, एक होता है लिस्ट सिस्टम। इंडिया के अंदर फर्स्ट काइंड अडॉप्ट किया जाता है फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, जिसमें यहाँ पे बाय द ट्रांसफर वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना प्रेफरेंसेस जो दी जाती हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, तो उसको वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ना कि लिस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। दो द सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज एडवोकेटेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन। अब कुछ मेंबर्स ने ये भी बोला कि लोकसभा में भी ऐसा कर देना चाहिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर एक तबके के लोग यहाँ पे उठ के आने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इस समय तो ये एक तो वोटर्स को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी लेवल बहुत ही कम था। तो मतलब कि हर एक के वोटिंग सिंबल्स अलग होंगे, इतने सारे वोटिंग सिंबल अलग, इतने सारे यहाँ पे जो इलेक्टर्स खड़े होंगे, तो किसको वोट दें उनको यही नहीं पता चलेगा, क्योंकि लिटरेसी लेवल ही नहीं था। दूसरे के साथ साथ अनसूटेबल, हमारे देश के लिए अनसूटेबल था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और गवर्नमेंट तो बार बार गिरती रहेगी। अभी जितनी पार्टीज़ हैं उतनी पार्टी से इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे अगर हम ये 70, 80s, 90s, 80s और 90s का दौर देखें तो इतनी सरकारें बनती गिरती थी, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी। अभी थोड़ी फॉर्म में चल रही है, तो अनसूटेबल है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, तो इतने सारी पार्टीज उठ के आ जाएंगी। एडिशनली द सिस्टम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट उसके ये भी है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। अब इतनी सारी पार्टीज़ बनना, उतना सारा उनके ऊपर खर्चा लगाना और उतना ही एक्सपेंसिव वोटिंग सिस्टम ना ही, और फिर जो अगर बाई इलेक्शंस होने हैं, अगर कोई एक मेंबर की सीट खाली हो जाती है तो उसके लिए तो इतने मेंबर्स उठ के आ जाएंगे, तो किसको देंगे वो सीट, ये इसको डिसाइड करना। इट एलिमिनेट्स द इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव, और वोटर और रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्टैक्ट है वही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सभी, तो वोटर्स और इलेक्टर्स के बीच में अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कोई मतलब नहीं है। वोटर और जो एक कंटेक्ट बना रहता है कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक ही ये बंदा उठ के यहाँ से आया है, तो वो एक रिलेशन एक कायम रहता है उनके बीच में। माइनॉरिटी थिंकिंग, अब ये प्रमोट करेगा माइनॉरिटीज़ की थिंकिंग को और ग्रुप के इंटरेस्ट को। ठीक है, हर कोई अपने अपने ग्रुप के इंटरेस्ट की बात करेगा। कोई कानून पास किया जाएगा, वो सोचेंगे हमारे दल को नुकसान है, हमारे धर्म को नुकसान है, कानून पास हो ही नहीं सकता। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, एंड डिक्रीजेज दैट ऑफ द वोटर, इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड डिक्रीजेज दैट ऑफ द वोटर की अब वैल्यू खत्म, पार्टीज की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो इस कारण जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं लेके आया गया, बजाय कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज, अब कितने समय तक चलता है? राज्यसभा जो होता है एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, लगातार बना रहता है, परमानेंट बॉडी होती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। 1/3 ऑफ जो मेंबर होते हैं, हमने पढ़ा था कि इसको ये रिटायर होते हैं हर एक 2 साल के अंदर। इसके बाद में इसकी फ्रेश इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं, हर एक 3rd ईयर में इसके इलेक्शंस होते हैं और सीट्स उनको फिल कर दी जाती हैं। ये दोबारा भी री इलेक्ट हो सकते हैं, रीनोमिनेट हो सकते हैं
सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम, और बाद में इसको कर दिया गया 6 ईयर्स के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में टर्म्स ऑफ द ऑफिस जो हैं राज्यसभा के मेंबर्स की, उसको कर दिया गया 6 साल। द एक्ट आल्सो एम्पावर्ड की री इलेक्ट हो गए 6 साल तक वो रह सकता है। यहाँ पे एम्पावर्ड कर दिया गया कि जो टर्म्स ऑफ मेंबर चूजन इन द राज्यसभा, यहाँ पे जो फर्स्ट राज्यसभा में भी जो चूज होके मेंबर्स आए थे उनकी भी टर्म को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। तो ये होती है ये कोई कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं होते, इसे डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो टर्म होता है नियरली 5 ईयर्स होता है, बट ये एक्सटेंड कर सकते हैं हम किस केस में, इमरजेंसी के केस में, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट कानून पास करके 1 ईयर एट अ टाइम इसको एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंड भी हुआ था 1976 के अंदर 1 ईयर के लिए 18 मार्च 1977 तक बाय द हाउस ऑफ पीपल, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976, ठीक है। और इसको फर्दर भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहली बात, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको सब्सक्राइब करनी है ओथ और अफर्मेशन। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई मेंबर्स उसके सामने ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ती है, अपनी ओथ के अंदर उसे ये बोलना पड़ता है, और ये ट्रूली कि वो ट्रू फेथ और एलिगेंस रखता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेगा। उसकी जो उम्र होती है नॉट लेस देन 30 ईयर्स, ये नॉट लेस देन 30 ईयर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा के केस में 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के केस में 25 साल से कम नहीं होने चाहिए। कुछ अदर क्वालिफिकेशंस भी हो सकते हैं जो पार्लियामेंट यहाँ पे डिसाइड करे। पार्लियामेंट हैज़ लेड डाउन फॉलोइंग, कुछ पार्लियामेंट ने एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे लिखी हैं। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के दौरान उन्होंने ये लिखा है कि वो एक इलेक्टर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से वो जीत के आया होना चाहिए, दोनों केसेस में, राज्यसभा और लोकसभा के केस के अंदर, ठीक है। एंड 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि वो एक इलेक्टर होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के केस में अपने कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर हो सकता है इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर वो कंटेस्ट करे सीट रिजर्व फॉर देम, उस जो सीट उनके लिए रिजर्व है उसके लिए वो कंटेस्ट करे और जीत के आए, तो वो मेंबर भी यहाँ पे चुन के आ सकता है। हाउ एवर मेंबर ऑफ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो उस सीट के लिए भी चुन के आ सकते हैं जो उसके लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वो होगी कि यहाँ पे अगर कोई मेंबर, जैसे यहाँ पे अगर बात करी कि किसी मेंबर को राज्यसभा की या लोकसभा का मेंबर अगर बना भी दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उससे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आना पड़ता है, ठीक है। तो ये रही बात, अगर इन दोनों के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टर होंगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, और ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट इन एनी स्टेट इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट द सीट। अगर मतलब वो शेड्यूल कास्ट का ही बंदा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और कास्ट का, जनरल कास्ट का बंदा है और शेड्यूल कास्ट की सीट पे लड़के आ रहा है, नहीं, वो मेंबर होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, अगर वो उसके लिए जो सीट रिजर्व है वहाँ से चुन के आ रहा है। ही मस्ट बी ए मेंबर। डिसक्वालिफिकेशन किस केस में हो सकती है? हमने बता दिया आपको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में हो सकती है। दूसरा, अगर वो मतलब दिमाग से पागल हो या अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, जो अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, या फिर उसका दिवालिया निकल गया हो, ठीक है, या फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, मतलब कि ना हो मतलब ये हो गया कि उसने अपनी मर्जी से फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली हो और को हमें पता ही ना चले। एंड इफ़ ही इज सो डिसक्वालिफाइड इन एनी, अगर कोई और कानून भी ऐसा है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है और उसके लिए भी अगर वो डिसक्वालिफाइड है तो भी वो डिसक्वालिफाइड है, अगर कोई ऐसा कानून कहीं आगे आ जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एडिशनल डिसक्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, कि इफ़ यहाँ पे फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेज, अगर करप्ट मेथड से ये चुन के आया हो, या फिर किसी ऑफेंस के लिए यहाँ पे जेल के अंदर रहा हो 2 साल से ज़्यादा, या फिर यहाँ पे अपना जो अकाउंट लॉज उसने नहीं किया, वो अपना अकाउंट ही ना बताया हो इलेक्शन एक्सपेंसेस की, मैंने इतना अपना खर्चा किया इलेक्शन एक्सपेंसेस में विद इन अ टाइम के अंदर भाई इतना ही खर्चा मैंने इस टाइम में किया, इस टाइम पीरियड के बीच में इतना खर्चा किया, मेरे अकाउंट से इतने पैसे लगे, ये कुछ ना बता। ये तो केसेस फ्रेंड्स अब इतना इस पर होता नहीं है, बातें ज़रूर उठती हैं पर इस केसेस पे डिसक्वालीफाइड नहीं हो पाते हैं।
ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क्स और सर्विस, यहाँ पे उसका या फिर ही मस्ट नॉट हैव अ ओके उसका कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में, कोई वर्क्स और सर्विसेज के अंदर। इलेक्टर का कोई भी यहाँ पे ना ही कोई किसी डायरेक्टर होना चाहिए, ना कोई मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए, ना ही उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए जहाँ से उसको एक अलग इनकम आ रही हो। एटलीस्ट इन अ कॉर्पोरेशन इन विच गवर्नमेंट हैड एटलीस्ट 25, मतलब ऐसी कॉर्पोरेशन में कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जॉब पे बैठा हो जहाँ पे 25% शेयर गवर्नमेंट का हो, तो ऐसी कोई जगह पे मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव डिसमिस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द करप्शन, और यहाँ पे या फिर ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट की सर्विसेज से निकाल दिया गया हो बिकॉज ऑफ उसने वहाँ पे करप्शन करी हो या डिसलॉयल्टी दिखाई हो सरकार के खिलाफ। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग द एनिमिटी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ एनिमिटी विरोध पैदा करवा दिया हो उसने बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में यहाँ पे उनको दोनों ग्रुप्स को में आपस में दुश्मन बना दिया हो, किसी भी ग्रुप्स को, किसी एक ग्रुप को यहाँ पे ब्राइब रिश्वत वगैरह देके एक दूसरे के खिलाफ कर दिया हो, ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस ना की हो। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग द सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डॉरी एंड सती, ऐसा कुछ कार्य करते हुए ना पकड़े जाएं वो कि वो कहीं खुद ही सोशल क्राइम, मतलब जो हम सोशल यहाँ पे सोशल सर्विसेज के लिए बंदा बिठाया हो वो सोशल क्राइम्स कर रहा हो, खुद ही अनटचेबिलिटी, डोरी और सती का प्रीच कर रहा हो, तो ऐसे मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे घोषित किया जा सकता है। ऑन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब उठता है कि मेंबर ये जो ऊपर जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं उनसे डिस्क्वालीफाइड होता है या नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है कि किसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ, यहाँ पे प्रेसिडेंट ओपिनियन भी लेता है इलेक्शन कमीशन का और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे लेस किया है कि पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस दिए गए हैं। एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है अंडर द डिफेक्शन लॉ। कौन कौन से यहाँ पे केसेस होते हैं? अगर उसने मेंबरशिप छोड़ दी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की, जिस टिकट से वो जीत के, जिस पार्टी से वो जीत के आया हो उसी की पार्टी को ही उसने छोड़ के दूसरी पार्टी अपना ली हो, तो उस केसेस में ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन अ हाउस, अगर हाउस के अंदर किसी भी मुद्दे पे वोटिंग हो रही है और उसने पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जीत के आया है उस पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन को ना मानते हुए उसके खिलाफ वोट दिया या उससे अलग वोट दिया, तो उस केस में हो सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, मतलब निर्दलीय चुनाव जीत के आया है और फिर उसके बाद में निर्दलीय रहने के बाद में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में डिफेक्शन केस में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, नॉमिनेटेड मेंबर, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जस्ट एक्सपायर 6 महीने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर वो भी यहाँ पे डिफेक्शन लॉज के खिलाफ यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द 10th शेड्यूल, ये डिसाइड कौन करता है? चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चेयरमैन और स्पीकर की बात हो रही है। एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, चेयरमैन और स्पीकर है। 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि डिसीजन ऑफ चेयरमैन स्पीकर इज रिगार्ड टू द जुडिशियल रिव्यू, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि यहाँ पे ये जो क्या निर्णय जो लिए क्या वो सही था या गलत था स्पीकर का या चेयरमैन का, तो इसका जुडिशियल रिव्यू, इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेकेटिंग ऑफ सीट्स, किस जगह किस समय पे यहाँ पे जो सीट्स होती है वो खाली हो जाती है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, फर्स्ट होती हैं या उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ती है। फर्स्ट केसेस है डबल मेंबरशिप, पर्सन्स
कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। कोई भी पर्सन एक ही समय पे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ यहाँ पे प्रोविजंस दिए हैं। अगर पर्सन इलेक्ट होता है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो उसको यहाँ पे बताना होगा 10 दिन के अंदर अंदर कि किस हाउस को वो सर्व करेगा, मतलब किस हाउस का मेंबर होगा और किसका नहीं होगा। इन डिफॉल्ट अगर वो नहीं बताता 10 दिन के अंदर अंदर तो उसकी जो सीट्स होती हैं राज्यसभा से वेकेंट हो जाती है और वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है। अगर सिटिंग मेंबर जो होता है वन हाउस इज इलेक्टेड इन द अदर हाउस, अगर एक हाउस का मेंबर उस मतलब राज्यसभा का कोई भी मेंबर है वो लोकसभा का भी मेंबर बन जाता है तो ही सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट, तो राज्यसभा की सीट उसे छोड़नी पड़ती है। अपोजिट भी हो सकता है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द 2 सीट्स इन अ हाउस, अगर कोई पर्सन 2 सीट्स इन अ हाउस से लड़के आया हो, चुना हो, मतलब राज्यसभा की दोनों सीट्स 2 सीट्स जो थी, लोकसभा की अगर 2 सीट्स जो थी दोनों पे ही उसी को मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसी को ही चुना गया या वही दोनों सीट्स 2 सीट से जीत जाता है तो उसको ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी सीट का मेंबर रहेगा। अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम, नहीं तो उनकी दोनों सीट्स खाली हो जाएंगी, मतलब 2 सीट से चुन के आए तो सीट तो एक ही ले सकते हैं ना वो। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड साथ ही साथ कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर साथ साथ नहीं हो सकता। अगर पर्सन इलेक्ट हो गया है तो उसकी सीट जो होती है पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ इट डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन द 14 डेज। अगर वो लोकसभा की सीट में यहाँ पे जीत के आ चुका है या वो राज्यसभा की सीट उसको मिल चुकी है तो उसको अपनी लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट्स है वो छोड़नी पड़ती है। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो उनकी जो पार्लियामेंट की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है, वो उनको छोड़नी पड़ती है अगर वो 14 दिन के अंदर अपना निर्णय नहीं लेते। ऐसा कोई करता तो नहीं है, खैर इतनी मुश्किल से जीत के आए हैं, बट ये क्लॉज है जो क्लोज यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ओके, नेक्स्ट केस आता है डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी सीट भी वेकेंट हो जाती है। हेयर द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो इंक्लूड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। आपने यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया है पूरी डिस्क्वालिफिकेशन किस केस पे, और अंडर द शेड्यूल 10th शेड्यूल के केस के अंदर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है और फिर उनकी सीट वेकेंट हो जाती है तो फिर वो भरी जाती है। नेक्स्ट होता है रिजाइन, अगर वो खुद ही रिजाइन कर दे, चेयरमैन को यहाँ पे राइट करके राज्यसभा के केस में और स्पीकर को राइट करके लोकसभा के केस में वो खुद रिजाइन कर सकते हैं तो उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी और उनका रेजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उनकी सीट वेकेंट हो जाती है। और अगर नहीं एक्सेप्ट होता है तो इफ द चेयरमैन मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट वॉलेंट्री और जेन्युइन, मतलब वो मानता कि ये जेन्युइन नहीं है तो फिर वो सीट्स उनकी वेकेंट नहीं होती, वो रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट होती है एब्सेंस, अगर वो खुद ही एब्सेंट रहे हों, कब से, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 60 डेज, यहाँ पे 60 दिनों से लगातार एब्सेंट चल रहे हो। ये उन टाइम पीरियड मतलब वो दिन नहीं यहाँ पे गिने जाते जहाँ पे अजर्नमेंट होता है, मतलब सेशंस को अर्जन रोक दिया जाता है 4 से 4 दिन के लिए, भी इतने दिन तक काम नहीं होगा। वो अर्जनमेंट वाले डेज को छोड़ के बाकी अगर जो डेज है वो उनमें 60 दिन तक लगातार वो एब्सेंट रहते हैं वर्किंग डेज में, तो यहाँ पे उन्हें यहाँ पे एब्सेंट के केस में उनका सीट्स जो होती हैं वैकेंट हो जाती हैं। एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग्स, ठीक है, जो सेशंस की मीटिंग्स होते हैं पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होते हैं उनसे वो एब्सेंट रहते हैं। अदर केसेस में अगर उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड घोषित कर दिया, उनको मतलब दोषी करार मान दिया कि उनका करप्ट प्रैक्टिसेस से वो जीत के आए थे, अगर उन्हें हाउस से निकाल दिया गया है, मतलब अगर किसी मिनिस्टर्स को यहाँ पे रिजाइन करने के लिए बोल दिया गया, हाउस से निकाल दिया गया, जैसे हम बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस केस में अगर किसी मिनिस्टर को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया। इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना जाते हैं तो भी उनकी सीट जो खाली हो जाती है। अगर वो ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए चुन लिए जाते हैं स्टेट के लिए तो भी उनकी सीट्स वेकेंट हो जाती हैं। इफ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, ठीक है, जो बाद में डिस्क्वालीफाइड है, पहले अगर पार्लियामेंट से चुन के आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसीजर टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। तो अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन अगर इलेक्ट हो जाता है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं बुलाया कि उसके इलेक्शन को वॉइड घोषित किया जाएगा, कि उसका इलेक्शन को सही माना जाएगा, कि कोई दोषी ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कोई दोषी है, 2-3 साल के लिए जेल की सज़ा खा के आया हुआ है, बाद में वो इलेक्शन जीता, इलेक्शन में वो विजयी होता है, तो क्या अब उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ पे कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिस मैटर यहाँ पे डील किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा। यहाँ पे अनेबल किया हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड। यहाँ पे हाई कोर्ट अनेबल होती हैं और वो इलेक्शन को वॉइड घोषित कर सकती हैं इफ अ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उनके इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दे। एग्रीव्ड पार्टी के ना, फिर अपग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। तो फिर वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, उसके बाद में देखा जाएगा कि इलेक्शन को वॉइड घोषित करें या ना घोषित करें, बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। तो ये हैं केसेस इस केसेस में। नेक्स्ट आता है ओथ और अफर्मेशन, जो शब्द ग्रहण करते हैं या जो यहाँ पे अफर्मेशन देते हैं कि भाई हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य करेंगे, देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे जब से हम आएंगे, और जो देखते हैं कि हम कितने अच्छे से निभाते हैं इन द रियल मैनर या रियल फैक्ट के ऊपर। जब यहाँ पे पटल पे आती है चीज़ें तो कैसी होती हैं, वो कुछ अलग होती हैं। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि अगर इफ़ अ पर्सन यहाँ पे द केस अनलेस ए मेंबर टेक्स, जब तक मेंबर यहाँ पे शपथ ग्रहण नहीं करता तब तक वो वोट नहीं कर सकता, ना ही पार्टिसिपेट कर सकता है हाउस की प्रोसीडिंग्स को, और एलिजिबल नहीं होता पार्लियामेंट की कोई भी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है जितनी भी बार वो सीटिंग्स में बैठा हो। Before taking and in a house in the following conditions, before taking and subscribing to the, या फिर उसने ओथ ना लियो, when he knows that, या फिर उसे पता हो कि वो मतलब क्वालिफाइड नहीं है तो भी वो सिटिंग्स में बैठ रहा है तो भी उसे फाइन देना पड़ेगा। when he knows he is prohibited from the sittings, जब उसे पता हो कि उसको रोक दिया गया कि वो सिटिंग्स में नहीं बैठ रहा तो भी वो बैठ रहा है तो भी उसे फाइन देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सैलरीज एंड अलाउंस। ये डिसाइड किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, एंड देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं था पेंशंस का, जो बाद में डाला गया 1954 में। पार्लियामेंट इनेक्टेड सैलरीज, अलाउंस और पेंशंस भी दिए जाते हैं। सैलरीज भी होती है, अलाउंसेस भी होते हैं और पेंशंस भी दी जाती हैं। 2010 के अंदर देखते हैं कि पार्लियामेंट ने यहाँ पे सैलरीज को इंक्रीज़ कर दिया गया, जो 16,000 से कर दी गई सीधी 50,000 पर मंथ। इसके साथ साथ ही उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउंस भी दिए जाते हैं 20,000 से लेके 45,000 पर मंथ के, जिनकी भी अभी बात होती है कि ये जो अलाउंसेस कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउंसेस हैं इसको 30% कट कर दिया गया है, ठीक है, काफ़ी कम कर दिया गया है इनको। 45,000 अभी उनको सिर्फ 27,000 या कुछ इतने ही मिलेंगे। डेली अलाउंसेस भी उनको दिए जाते हैं 1,000 से 2,000 रुपये के लिए, जब वो अपने ड्यूटी पे जिस दिन से अपने ईच डे ऑफ रेजिडेंस ऑन द ड्यूटी। एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए भी उनको अलाउंस दिए जाते हैं 20,000 से 45,000 पर मंथ। तो ये इतने सारे अलाउंसेस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। अब ये पूछते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउंस क्यों मिल रहे हैं? ऑफिस मतलब ये जो जनता के लोगों से मिलते हैं तो उसके लिए जो खर्चा उनका आता है या चाय पानी जो पिलानी पड़ती है वो ऑफिस अलाउंस हो गए या अदर जो अलाउंस हो गए, ये सभी उनको देने पड़ते हैं, तो ये उन्हें मिलते हैं। फ्रॉम 1976 की मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अ पेंशन, उनको पेंशंस भी मिलने लगी फॉर ईच 5-year टर्म एंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिसाइड्स दे आर प्रोवाइडेड विद ट्रैवलिंग, साथ ही साथ उनको ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल एडवांस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन भी उन्हें दी जाती हैं। सैलरीज और अलाउंसेज जो दिए जाते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। इन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाता है। 1953 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सैलरीज अलाउंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट। अंडर दिस एक्ट सैलरीज ऑफ अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को फिक्स किया गया था 1.25 लाख पर मंथ से। सिमिलरली ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के एंटाइटल टू रिसीव ए सैलरीज पर मंथ एट द सेम रेट एज पेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको सेम रेट पे दी जाती है जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं। फर्दर ईच ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग ऑफ द चेयरमैन एंटाइटल टू रिसीव, उनको हर एक ऑफिसर जो होते हैं पार्लियामेंट को, उनको डेली अलाउंसेस भी दिए जाते हैं सेम रेट पे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं।
आल्सो ईच ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हर एक ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउंस भी मिलते हैं एट द सेम रेट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेम ऐप कुछ समट्री अलाउंस, कुछ जो अलग खर्चे के लिए जो पैसा दिया जाता है, जो डेली मतलब समट्री अलाउंस में वो चीज़ आते हैं जो मैं बता रही थी आपको कि उनको जो एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है एंटरटेनिंग द विजिटर को एंटरटेन करने के लिए जो पैसा दे लगाना पड़ता है उसके लिए उन्हें वो पैसा दिया जाता है, ठीक है। लाइक एट अ कैबिनेट मिनिस्टर्स को 2000 पर मंथ, likewise sumptuary allowance to the deputy speaker of and deputy chairman of a Rajya Sabha payable at a minister of 1000 per month, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर को 2000 और अदर मिनिस्टर्स को यहाँ पे 1000 पर मंथ दिया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अब प्रिसाइड कौन करता है पार्लियामेंट के ऑफिसर्स को। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। स्पीकर होता है जो लोकसभा को प्रिसाइड करता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं। उसके अलावा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं लोकसभा के लिए और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं राज्यसभा के लिए, जिनको भी अपॉइंट किया जाता है कि अगर ये दोनों लोग ना हों तो कौन से लोग यहाँ पे चेयर करेंगे, तो पैनल होता है पूरा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन कैसे होता है और इनका टेन्योर कितना होता है। इलेक्ट जो होता है स्पीकर बाय द लोकसभा फ्रॉम इट्स अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर चुना जाता है, ठीक है। आफ्टर इट्स फर्स्ट मीटिंग, अपनी फर्स्ट मीटिंग के आफ्टर फर्स्ट सिटिंग के बाद में एक को चुनते हैं और उसे स्पीकर बना दिया जाता है। Whenever the office of speaker is fall vacant, तो लोकसभा इलेक्ट करता है किसी दूसरे मेंबर को उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, अब कब इलेक्शन होगा, जिस दिन स्पीकर को चुना जाएगा ये प्रेसिडेंट फिक्स करता है। यूजुअली स्पीकर जो होता है अपने ऑफिस में रहता है जब तक कि लोकसभा रह रही हो। हाउएवर वो वेकेट करता है इस ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस, मतलब उससे पहले ही वो छोड़ सकता है एज अपनी सीट को, स्पीकर की सीट को। किस केस में, अगर इफ़ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही ना रहे। वो रिज़ाइन भी कर सकता है डिप्टी स्पीकर को। वो एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद में अपने पद से हटाया भी जा सकता है। ऐसा जो रेजोल्यूशन होता है उन्हें पद से हटाने वाला, उसके लिए उन्हें 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है और फिर वो रेजोल्यूशन मूव किया जाता है सेशन पार्लियामेंट के अंदर। जब रेजोल्यूशन फॉर अ रिमूवल ऑफ स्पीकर अंडर कंसिडरेशन इन द हाउस, जब रेजोल्यूशन की बात कंसीडर की जाती है हाउस के अंदर, तो ही कैन नॉट प्रिसाइड द सिट, मतलब जब ये रेजोल्यूशन लाने की बात चल रही हो तो उस समय के अंदर उस सेशंस अगर चल रहा हो तो वो प्रिसाइड नहीं करते हैं सिटिंग्स ऑफ द हाउस को, बट ये प्रेजेंट रह सकते हैं। हाउएवर वो सभा में रह सकते हैं, सेशंस के अंदर स्पीक भी कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट भी ले सकते हैं एंड वोट इन अ फर्स्ट इंस्टेंस, पहले में किसी भी मुद्दे पे वोटिंग भी कर सकते हैं, दो नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। बस उस केस में वोट नहीं कर सकते जब दोनों मतलब दोनों तरफ के वोट बराबर हों, ठीक है। वैसे वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। और अगर वैसे जर्नल केस के अंदर देखें तो जब स्पीकर हेड करता है किसी भी यहाँ पे या जो लोकसभा का जो सेशन होता है, तो उस केस में फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करता स्पीकर। जब वोट करता है जब दोनों में इक्वालिटी ऑफ वोट होती हैं, तो यहाँ पे लास्ट इंस्टेंस पे स्पीकर का वोट मांगा जाता है, ठीक है। जब इक्वालिटी ऑफ वोट होते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। It should be noted that whenever the Lok Sabha is dissolved, जब भी यहाँ पे लोकसभा भंग होती हैं तो स्पीकर यहाँ पे अपना ऑफिस छोड़ के नहीं जाता, ये तब तक यहाँ पे बने रहते हैं जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा ना आ जाए, ठीक है। रोल पावर एंड फंक्शंस, इनके रोल पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं। स्पीकर जो होता है हेड ऑफ लोकसभा होता है और उसका रिप्रेजेंट लोकसभा को ये रिप्रेजेंट करता है। ये गार्जियन होता है पावर्स का और प्रिविलेजेस का मेंबर्स की, ठीक है, कि मेंबर्स की पावर्स बनी रहें, उनके प्रिविलेजेस उन्हें अच्छे से मिलते रहें, पूरे हाउस की पावर्स प्रिविलेजेस बने रहे और उनकी कमेटीज़ की। वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का और उसके डिसीजंस जो होते हैं पार्लियामेंट्री मैटर्स के अंदर फाइनल होते हैं।
ही इज़ मच मोर देन, ये मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर उनकी कैपेसिटीज़ काफ़ी वास्ट होती है, वेरिड होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक स्पीकर्स के ऊपर। साथ ही साथ उनका जो पद होता है, ओहदा होता है, काफ़ी सम्माननीय होता है, काफ़ी डिग्निटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है पूरे हाउस के अंदर स्पीकर के पास में। स्पीकर ऑफ लोकसभा होती है, उसकी जो पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें वो जो पावर्स मिलती हैं वो 3 सोर्सेज से मिलती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पावर देता है, रूल्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के उनसे भी उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से भी उन्हें काफ़ी पावर मिलती है कि जो बहुत सारी बातें होती है स्पीकर जो है डिसाइड करता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो मतलब आए दिन जो एक रिवाज बन जाता है, उनसे भी बहुत सारी जो पावर्स है स्पीकर को मिलती हैं। ऑल्दो ही हैज़ द फॉलोइंग पावर्स, उसके अलावा भी जो मतलब टोटल जो यहाँ पे ऑल टुगेदर जो सारी पावर्स जो है यहाँ पे दी गई हैं स्पीकर की, कि मेन बात कि वो ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस देखता है कि कैसे उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। दिस इज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ अ फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड, कि कैसे मतलब कि प्रोसीडिंग्स के समय कैसे ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखना है, ये पूरा हक स्पीकर के पास होता है कि वो कोई भी निर्णय यहाँ पे ले सकते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं कि कैसे फिश मार्केट बना देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हाथ रेज करते हैं, थप थप कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा हल्ला गुल्ला होता है, एक जगह के आके इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी एक पर्सन बोल रहा होता है, उसकी बात सुनाई नहीं दे रही होती है। स्पीकर बेचारा चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे थक जाता है कि कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बट कोई बैठ नहीं रहा होता, यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। बट वे उससे ज़्यादा स्पीकर कुछ कर भी नहीं सकता, वो उतना ही कर सकता है अगर एक जेन्युइन पर्सन या एजुकेटेड पर्सन, उन्हें ध्यान से बैठ के सुननी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ठीक है, इट्स अदर थिंग, आप शांत होके भी बात सुनने के बाद में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे कि आप यू रेज योर हैंड्स एंड थप थप यहाँ पे कुछ सुनने नहीं दे रहे। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है, फाइनल अथॉरिटी उसी के पास होती है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सभी को इंटरप्रेट करने की, इंटरप्रेट मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि दुभाषिया जो होता है ना, कोई एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बताते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताने की जो है पूरी नॉलेज और अथॉरिटी किसके पास होती है, स्पीकर के पास होती है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, किससे एक्सटेंड में वो बात कही गई है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ प्रोविजन को लेके यहाँ पे स्पीकर को भी पावर होती है। ही अर्जन्स द हाउस, वो हाउस को अर्जन कभी भी रोक सकता है, ख़त्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। मीटिंग्स इन अगर कॉरम पूरा, एब्सेंस ऑफ अ कॉरम मतलब पूरे लोग अगर यहाँ पे ना आए, कॉरम मतलब यहाँ पे 1/10 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस, अगर 1/10 अगर 100 में से 10 लोग भी नहीं बैठे हो तो स्पीकर बोल सकता है कि भैया रद्द करो इस सेशन को, ये सेशन नहीं हुआ, इसको आगे करेंगे या कब बैठेंगे। ही डज नॉट वोट इन अ फर्स्ट, स्टार्टिंग में ये वोट नहीं करता, बट ये अपने वोट देता है जब अगर टाई हो जाए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि व्हेन ओनली द हाउस इज डिवाइडेड, जब पूरा हाउस इक्वली डिवाइड होता है तो उस टाइम पे स्पीकर अपना वोट देता है। वोट उसे कहते हैं, इन सच वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट, और इसका पर्पज़ ये होता है कि डेडलॉक ना बने और वो जो है मुद्दा जो है ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आता है ही प्रिसाइड ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग, जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा राज्यसभा की इकट्ठी सिटी होती है तो उससे भी यहाँ पे प्रिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। और ऐसी जो मीटिंग होती है जो दोनों हाउसेस की इकट्ठी, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है जब कोई डेडलॉक की सिचुएशन बन रही हो। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग, ये यहाँ पे जो स्पीकर होता है अलाउ कर देता है कि सीक्रेट सिटिंग भी हो सकती है हाउस की, जब लीडर ऑफ द हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बोले कि मुझे एक सिटिंग बुलानी है, पूरे मेंबर्स के साथ कुछ बातचीत करनी है, तो वो सीक्रेट सिटिंग भी बुलवा सकता है स्पीकर। और यहाँ पे उसको भी यहाँ पे चेयर किया जाता है स्पीकर के द्वारा। और व्हेन ऐसी सिटिंग्स होती हैं सीक्रेट के अंदर, तो स्पीकर बोल सकता है कि कोई स्ट्रेंजर यहाँ पे चैम्बर को या लॉबीज़ में घूमता हुआ नज़र ना आए, और अगर कोई आएगा तो परमिशन ऑफ स्पीकर लेनी पड़ेगी। स्पीकर यहाँ पे डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती। वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, इस केस में उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। और जब मनी बिल ट्रांसमिटेड किया जाता है राज्यसभा के अंदर तो रिकमेंडेशन के लिए, तो ये प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, उसके बाद में प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में। स्पीकर जब यहाँ पे प्रेसिडेंट को असेंट के लिए देता है या फिर ये जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो यहाँ पे स्पीकर
एंडोर्स करता है ऑन द बिल एक सर्टिफिकेट जिस पे लिखा होता है कि द बिल इज मनी बिल। ही डिसाइड्स की क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, हमने जैसे पहले पढ़ा कि क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। और उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, जो हमने बाद में पढ़ा था कि उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जिस कमेटी में वो चुना जाता है उस कमेटी का चेयरमैन होता है। कोई भी अगर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हो या कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी हो तो उसका ये चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री। अब यहाँ पे ये चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब ये इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम आगे पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर दिया गया है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी होती है, अपने हिसाब से कार्य करती है। इसकी मेंबरशिप ओपन होती है, जो भी मेंबर रह रहे हों, एमपीज़ हों या फॉर्मर कोई एमपीज़ रहे हों उनके लिए ओपन होती हैं यहाँ पे। और ये कब से बनाया गया था? ये फाउंड हुआ था 1949 के अंदर, और एक मोशन लाया गया था इसके अंदर 1948 के अंदर। और उसके बाद में इस जो एमपीज़ होती हैं लाइफ मेंबरशिप भी इसकी ले सकते हैं, बस उनको लाइफ सब्सक्रिप्शन की पेमेंट देनी पड़ती है। और इसकी एक मैनेजिंग बॉडी भी होती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है जो पूरे फंक्शंस करती हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये फंक्शन करता है एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। मतलब कि ये पार्लियामेंट्री ग्रुप मतलब कि हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक ग्रुप, चाहे वो पहले रह चुके हो या जो अभी हों, उनका एक ग्रुप ये डिसाइड करता है मुद्दों को। ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट और अदर पार्लियामेंट में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई कॉमन मुद्दों को सुलझाने की भी ये कोशिश करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं कि उनके पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे तो फिर कुछ चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, नए कोई बिल्स भी लाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये एक मेन ब्रांच भी होती है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, सीपीए की, इंडिया के अंदर। ये इसके बाद में भी ये देखा जाता है कि ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है ये पार्लियामेंट्री आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड्स भी देते हैं। ठीक है, जो सिटिंग मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं उनको आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड भी दिए जाते हैं। जैसे कि 1995 से ये देने शुरू हुए थे, जब शिवराज पाटिल जी यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा थे 1991 से 1996 के अंदर, तो यहाँ से ये देने शुरू हुए थे। अगर बात करें अभी 2015 में जैसे गुलाम नबी आज़ाद को मिला आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड, 2016 में यहाँ पे दिनेश त्रिवेदी जी को मिला, 2017 में भर्तृहरि मेहताब को मिला। तो ये भी इनके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जो होता है अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी, सभी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन को अपॉइंट करता है और देखता है कि उनके फंक्शंस को भी सुपरवाइज करता है। ये खुद भी चेयरमैन होता है स्पीकर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का और जनरल पर्पस कमेटी का ये चेयरमैन। तो आगे इनके बारे में कमेटीज़ के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, इन सभी के बारे में। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी। अब अगर माना जाए कि स्पीकर जो है उस जो चुनी हुई लोकसभा है उसके मेंबर्स के द्वारा ये चुना जाता है। मेनली ये उसी पार्टी का ही होता है जिस पार्टी जो विजयी होके आती है, जो मेजॉरिटी पार्टी। तो यहाँ पे फिर भी अब ये नहीं है कि उसे हमेशा मतलब कि जब वोट कास्ट करे तो उनकी ही शरण लेनी होगी या उन्हीं की बात को मानना होगा। उसको जो स्पीकर को इम्पार्शल होना ज़रूरी है, इम्पार्शल हो, वो इंडिपेंडेंस हो। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे कि उसको इंडिपेंडेंस दी गई है। जैसे कि उसका सिक्योरिटी ऑफ टेनर, जो टेन्योर है, जो उसका समय काल है, जो कार्यकाल है, वो हमेशा सिक्योर रहता है, यानी कि उसके कार्यकाल को घटाया जा सकता है। उसको रिमूव किया जा सकता है लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा नहीं कि सिंपल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ अ हाउस, नॉट बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, जो मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस होना चाहिए, ना कि जो अभी प्रेजेंट और वोटिंग करें, नहीं, टोटल मेंबर ऑफ हाउस की मेजॉरिटी होगी तो ही उन्हें जो ये मोशन होता है ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड and discussed only when it has supported for at least 50 members। अगर एटलीस्ट 50 मेंबर उसे सपोर्ट कर तो ही उसे लाया जाता है, कंसीडर किया जाता है और डिस्कस किया जाता है, नहीं तो नहीं। उसकी सैलरीज और अलाउंस होती हैं वो फिक्स्ड होती है पार्लियामेंट के द्वारा, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं उठता है कि पार्लियामेंट उस पर कोई मुद्दा उठाए। तो ये सरकार के खर्चे में से यहाँ पे निकाली जाती है कंसोलिडेटेड। आगे हम पूरा स्टडी करेंगे जिसके बारे में कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा आता है। ठीक है,
पूरा यहाँ पे आगे नेक्स्ट में दिया गया है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे यही करवाने वाली हूँ। मतलब इसकी जो सैलरीज है उनको कभी कम नहीं किया जा सकता। हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस, उनके द्वारा किया गया काम और उन्होंने मतलब क्या निर्णय लिया उसको कभी भी डिस्कस और क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता लोकसभा के अंदर। उनकी पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। में उन्होंने ऐसा काम किया, कोई जो प्रोसीजर्स लेके आए या फिर अपना बिजनेस कुछ ऐसे चलाए, तो उसको कभी कोर्ट द्वारा डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना ही उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। ही कैनॉट वोट इन, कभी वो वोट नहीं करते फर्स्ट इंस्टांस में। ही कैन ओनली एक्सरसाइज कास्टिंग वोट अगर कोई टाई का केस हो। दिस मेक्स अ पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शल। यहाँ पे ये होता है कि उनकी पोजीशन है इम्पार्शल, वो कोई हो नहीं कि वो अपना वोट देके उनका नहीं बढ़ा रहे, वो सिर्फ टाई के केस में वोट करते हैं। ही इज गिवन अ वेरी हाई पोजीशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जैसे प्रेसिडेंट हमारा जिसके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर है, मतलब कि सबसे मेन अगर पावरफुल व्यक्ति या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी भी काफ़ी हाई पोजीशन होती है। ऑर्डर ही इज प्लेस्ड इन 7th रैंक में आते हैं ये प्रेसिडेंस के ऑर्डर में, अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस और इंडिया के साथ साथ ये इनका भी रैंक 7वां है। दिस मीन्स कि हायर रैंक देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर आती है इनका पद, एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं, पर कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर आते हैं। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कोई हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, नहीं, इनका पद काफ़ी सम्माननीय होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर स्पीकर इज स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मैन। यहाँ पे स्पीकर जो होता है कोई पार्टी से चुन के नहीं आता। देर इज़ अ कन्वेंशन दैट अ स्पीकर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। यहाँ पे ये कन्वेंशन बना हुआ है कि स्पीकर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। स्पीकर को अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है और पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ता है। दिस हेल्दी कन्वेंशन इज नॉट फुली एस्टेब्लिश। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं कि स्पीकर को अपनी पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ता है, नहीं। Where the speaker does not resign from membership from his party on the elections to the exalted office, मतलब ये नहीं कि उसे कोई पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, बट यहाँ पे ब्रिटेन में करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डिप्टी स्पीकर का पद कैसा होता है? स्पीकर की जैसे ही डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट होके आता है बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंगेस्ट हिज मेंबर, अपने मेंबर्स में से चुन के आता है। इलेक्टेड होते हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर के बाद में डिप्टी स्पीकर चुना जाता है, और जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर की ये फिक्स की जाती है, जैसे स्पीकर की फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये फिक्स की जाता है स्पीकर के द्वारा। व्हेनेवर जब ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर वेकेंट होता है तो लोकसभा किसी अनदर मेंबर्स को यहाँ पे चुनती है फॉर फिलिंग द वैकेंसी। डिप्टी स्पीकर की ऑफिस वेकेंट होगा तो कोई और मेंबर चुना जाएगा, वो कौन वाला है? लिस्ट ऑफ मेंबर्स आगे हम देखेंगे। लाइक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी ऑफिस में तभी तक रह सकता है यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, जब तक लोकसभा रहती है तब तक डिप्टी स्पीकर है। हाउएवर ही मे वेकेट दिस ऑफिस अर्लियर, अब यहाँ पे उसको पद छोड़ना पड़ता है, या फिर लोकसभा का मेंबर ना रहा हो, या फिर उसने रिजाइन कर दिया स्पीकर को, या फिर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया हो बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये रेजोल्यूशन को मूव करना पड़ता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद में रेजोल्यूशन मूव होता है। डिप्टी स्पीकर परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ स्पीकर, अगर यहाँ पे स्पीकर का पद खाली है तो डिप्टी स्पीकर यहाँ पे कार्य करते हैं स्पीकर की जैसे। ही ऑल्सो एक्ट एज अ स्पीकर व्हेन द लेटर इज, या फिर यहाँ पे एब्सेंट हो, स्पीकर एब्सेंट हो तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर देखता है। बोथ द केसेस के अंदर वो उसके पास पूरी पावर होती है स्पीकर की। ये ज्वाइंट सिटिंग्स भी, अगर वो एब्सेंट है स्पीकर तो ज्वाइंट सिटिंग भी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड कर सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि डिप्टी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं होता कि मतलब उसके कहने पे कार्य करता है, नहीं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के लिए, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द हाउस। डिप्टी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज, एक स्पेशल प्रिविलेज होते हैं डिप्टी स्पीकर, दैट इज व्हेनेवर ही इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। जब भी डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर चुना जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है कि आपको याद रखना, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर डिप्टी स्पीकर जो होगा मेंबर चुना जाएगा तो वो उसका चेयरमैन होगा। लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट राउंड, वो भी फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेगा, वो कास्टिंग वोट ही करेगा जब टाई के केसेस में होगा। फर्दर जब रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, जब डिप्टी स्पीकर को रिमूवल का रेजोल्यूशन की बात अंडर कंसिडरेशन हो तो उस केस में वो प्रिसाइड नहीं करेगा किसी भी सीटिंग को। जब स्पीकर प्रिसाइड करता है हाउस को तो डिप्टी स्पीकर, जब यहाँ पे स्पीकर हो
और स्पीकर प्रिसाइड कर रहा हो मीटिंग को, तो उस समय जो डिप्टी स्पीकर होता है वो एक आम बंदा ही होता है हाउस का। वो नहीं होता कि वो कोई स्पेशल अलग से बैठेगा, उसकी कुर्सी होगी ऊपर, नहीं, वो एक आम ही बंदा होता है। वो स्पीक कर सकता है हाउस के अंदर, पार्टिसिपेट कर सकता है उसकी प्रोसीडिंग के अंदर, और वोट भी कर सकता है ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। तो उस टाइम में वो वोट कर सकता है। डिप्टी स्पीकर एंटाइटल टू द रेगुलर सैलरी अलाउंसेस फिक्स्ड बाय द डिप्टी स्पीकर को वही सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार का पैसा होता है, गवर्नमेंट के यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। अप टू द 10th लोकसभा बोथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो थे यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, दोनों रूलिंग पार्टी से 10वीं लोकसभा तक। बट 11th लोकसभा के अंदर ये कंसेंसस से माना गया कि स्पीकर जो होगा रूलिंग पार्टी से होगा, बट डिप्टी स्पीकर जो होगा अपोजिशन पार्टी का होगा। ये यहाँ पे सभी ने सर्वसम्मति से, सहमति से माना। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब अपने ऑफिस को अज्यूम करते हैं, डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन, कोई एक सेपरेट ओथ नहीं वो लेते। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1921। ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है 1921 से चला आ रहा है, बाय द 1919 मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद में। एट द सेम टाइम स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर थे उस टाइम पे उन्हें प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता था 1947 तक। बिफोर 1921 से पहले गवर्नर जनरल जो होता था वही मीटिंग्स को प्रिसाइड करता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। 1921 के अंदर फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा होगा, उनको अपॉइंट किया गया बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज अ फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये गवर्नर जनरल ने इन्हें चुना था। 1925 के अंदर विट्ठल भाई पटेल, जो विट्ठल जे पटेल जो थे, ये फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में चेंज्ड द नॉमिनेचर, उनका नाम बदल दिया गया, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कर दिया गया ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और चेंज द नॉमिनेचर प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट से ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कर दिए गए। हाउएवर जो ओल्ड नॉमिनेचर है वो कंटिन्यू, पर देखते हैं कि ये जो दोबारा वाला जो ओल्ड वाला जो था प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही चलता रहा था 1947 तक, ठीक है। बाद में देखते हैं 47 के बाद में ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम यहाँ पे हम लेने लगे थे। जीवी मावलंकर और अनंत स्वामी अयंगर हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट स्पीकर। जीवी मावलंकर यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर थे, हालांकि 35 में इनके नाम बदल दिए गए थे, बट फिर भी ये 47 तक ऐसे ही चले आ रहे थे। इसीलिए हम 1947 से पढ़ते हैं कि 1947 के अंदर जो ये बने थे फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर और अनंत स्वामी अयंगर फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। Also held the post of speaker in a constitution assembly provisional parliament. He held the post of speaker of a Lok Sabha and continuously for decade of 1946 to 56 तक ये बने रहे थे जीवी मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद में आते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन, कि अब ये दोनों ना हो तो कौन बनेंगे, तो कुछ पैनल, एक पैनल बना दिया जाता है कि हाँ ये लोग हो सकते हैं। अंडर अब ये किसमें लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ लोकसभा के अंदर लिखा गया है कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ नोट मोर देन। अब स्पीकर नॉमिनेट किस में से होता है, एक पैनल होता है जिसमें से किसी को स्पीकर चुना जाता है। एनी ऑफ देम प्रिसाइड ओवर द हाउस, अगर स्पीकर नहीं हो, डिप्टी स्पीकर नहीं हो, तो इसी पैनल के जो मेंबर होते हैं इनमें से किसी एक को यहाँ पे प्रिसाइड करने के लिए बोल दिया जाता है। ही हैज़ द सेम पावर, उनके पास वही पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है जब वो प्रिसाइड करे। ही होल्ड द ऑफिस जब तक कि न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन ना नॉमिनेट हो जाए। जब मैन अ मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, अब ये भी ना हूँ तो किसी भी पर्सन को डिटरमाइंड बाय द हाउस एक्ट एज द स्पीकर, जब किसी भी अदर पर्सन को, जब वो हाउस किसी को चुन ले और उसको स्पीकर घोषित कर सकता है। इट मस्ट बी एम्फेसाइड हियर दैट द मेंबर्स ऑफ अ पैनल ऑफ अ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज वेकेंट। यहाँ पे अगर उनकी यहाँ पे वैकेंसी हो, अब ये वो नहीं हो प्रेजेंट तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिसाइड कर सकता है, पर अगर उनकी जगह वेकेंट हो गई हो, वैकेंसी हो गई हो, तो उस केस में पैनल नहीं प्रिसाइड करता। उसके लिए स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जाता है किसी एक मेंबर के द्वारा जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, और उसका फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवा दिया जाता है।
ठीक है। पैनल तब वर्क करता है जब यहाँ पे वो एब्सेंट हो, पैनल तब वर्क नहीं करता जबकि उनका ऑफिस वेकेंट हो। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी बंदे को चुनता है और उसे स्पीकर बनाता है। नेक्स्ट आता है स्पीकर प्रो टेम। अब ये स्पीकर प्रो टेम क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर of the last Lok Sabha vacant his office immediately before the first meeting of newly elected Lok Sabha। अब पुरानी जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो तब तक रहता है कि जब तक नई उनकी मीटिंग नहीं होती, नई लोकसभा चुन के नहीं आती है, और फिर वो तब तक वो रहता है। अब जब नई लोकसभा आ चुकी है तो देयर फॉर द प्रेजिडेंट अपॉइंट अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा एज अ स्पीकर प्रोटेम्प्ट। तो अब नई लोकसभा आ गई तो ये पुराना स्पीकर चला गया, तो इस समय इस किसी एक बंदे को इस लोकसभा में से किसी को स्पीकर प्रोटेम माना जाता है। यूजुअली ये सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है उसको स्पीकर प्रोटेम मान दिया जाता है, और फिर वो सभी को यहाँ पे ओथ दिलवाता है। फर्स्ट सीटिंग में न्यूली इलेक्टेड यहाँ पे उनका स्पीकर होता है, और उसकी ड्यूटी क्या होती है कि सभी को ओथ दिलवाना, न्यू मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाना। ही ऑल्सो enables द हाउस टू इलेक्ट, और फिर साथ ही साथ उसके बाद में वो नए स्पीकर को भी यहाँ पे जो चुनने की यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो ऑफिस जो स्पीकर प्रोटेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड हैंस द ऑफिस इज टेम्प्रेरी। ये जो ऑफिस है टेम्प्रेरी है और ये कुछ ही दिनों के लिए होता है जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए। ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब बात आती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज नोन एज चेयरमैन। जो राज्यसभा को प्रिसाइड करता है उसे चेयरमैन कहते हैं। और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है। ड्यूरिंग एनी पीरियड, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब किसी समय में जब वाइस प्रेसिडेंट की तरफ एक्ट करते हैं तो वो उनको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं प्रेसिडेंट के, और उस समय पे उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अब नहीं परफॉर्म कर रहे होते। राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज़ नहीं, अब उसके उनके जगह पे कौन आते हैं, अदर मेंबर आएंगे ना। द चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम, तो उनकी वो उस टाइम पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि उस समय वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अदर मेंबर आएगा जो यहाँ पे उनकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। आगे करेंगे, देखेंगे कौन। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाया जा सकता ऑफिस ऑफ, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे वाइस चेयरमैन आएंगे। चेयरमैन निकल गए हैं तो वाइस चेयरमैन आएंगे। और यहाँ पे जब वो अपने ऑफिस से तभी हटाए जा सकते हैं इफ़ ही इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तभी हटाए जा सकते हैं जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से हट जाएं। एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उनके जो पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे लोकसभा के स्पीकर के होते हैं। पर स्पीकर के पास हम देखते हैं कि दो स्पेशल पावर्स होती हैं जो चेयरमैन के पास नहीं होती राज्यसभा की। वो कौन सी, कि किसी बिल को मनी बिल डिसाइड करना, और जो स्पीकर होता है ज्वाइंट सिटिंग को भी चेयर करता है, बट यहाँ पे चेयरमैन नहीं करता। स्पीकर अनलाइक द स्पीकर जो चेयरमैन होते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ये मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होता जो यहाँ पे चेयरमैन होता है। बट लाइक द स्पीकर चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट। बट स्पीकर की तरह ये वोट नहीं करता फर्स्ट इंस्टांस में ही, वो भी कास्टिंग करता है वोट की जब डेडलॉक या टाई का केसेस में आ जाए। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट चेयर नहीं करता राज्यसभा को जब उनका कोई उनको हटाने का रेजोल्यूशन कि यहाँ पे कंसीडर हो गया हो, उस केस में वो मीटिंग्स को प्रिसाइड नहीं करते। पर उस केस में वो प्रेजेंट हो सकते हैं मीटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में स्पीक कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते विदाउट वोटिंग इवन एट अ सच टाइम व्हेन अ रेजोल्यूशन वाइल अ स्पीकर कैन। यहाँ पे इवन एट अ सच टाइम, इस केस में जो स्पीकर होता है वो वोट भी कर सकता है फर्स्ट इंस्टांस में, बट ये जो चेयरमैन होता है वो वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस और हो गया। यहाँ पे उनका अगर स्पीकर का रिमूवल की भी अंडर कंसिडरेशन है तो वो वहाँ पे वोट कर सकता है, बट यहाँ पे चेयरमैन वोट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। और दो डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने ये बता दिए। और तीसरा डिफरेंस ये बता दिया कि यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं, पर चेयरमैन आपको ज़रूरी नहीं है कि उस मेंबर ऑफ द हाउस हो। एज इन द केस ऑफ स्पीकर जो सैलरीज अलाउंस होती हैं ऑफ द चेयरमैन वो फिक्स्ड होती है बाय द पार्लियामेंट। ये चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में।
ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट की तरह जब कार्य करते हैं तो उन्हें सैलरीज अलाउंस सब कुछ प्रेसिडेंट के ही का ही मिलता है जितने समय तक उन्होंने वो जॉब करी हो। डिप्टी चेयरमैन ऑफ अ राज्यसभा, अब डिप्टी चेयरमैन जैसे हमने उसमें चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पढ़ा, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन भी होता है। डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा अपने मेंबर्स के अंदर। व्हेनेवर जब ऑफिस जो डिप्टी चेयरमैन का वेकेंट होता है तो राज्यसभा किसी अदर मेंबर को भी यहाँ पे इनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए रख सकती है। डिप्टी चेयरमैन जब अपनी ऑफिस को वेकेट किस केसेस में करते हैं, या फिर वो राज्यसभा के मेंबर ना रहे हों, या फिर उन्होंने चेयरमैन को रिजाइन कर दिया गया हो, या फिर वो रिमूव करवा दिए गए हों किसी रेजोल्यूशंस के द्वारा। सेम वही प्रोसेस है फ्रेंड्स सारा। डिप्टी चेयरमैन अपनी ड्यूटीज एंड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑफ द चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट, जब चेयरमैन का ऑफिस खाली होता है तो डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे आते हैं। मतलब कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने जाते हैं तो उस समय उनकी ड्यूटीज कौन निभाता है? डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पे एम्फेसाइज दिया जाता है कि डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट, यहाँ पे भी यही बात है कि वो सबऑर्डिनेट नहीं होते, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के। लाइक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नोट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वही सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे कि वो वोट नहीं करते हैं, वो भी कास्टिंग वोट करते हैं। व्हेन द चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द हाउस द डिप्टी चेयरमैन इज लाइक, सेम वही बात है, वो भी एक ऑर्डिनरी मेंबर्स की तरह होते हैं, वोटिंग्स में प्रोसीडिंग्स में पार्ट करते हैं, वोट करते हैं ऑन द क्वेश्चन बिफोर द हाउस। लाइक चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस मिलते हैं उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जैसे ही उसमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन हमने पढ़ा था, यहाँ पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए। तो अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा चेयरमैन जो होता है नॉमिनेट होता है अमंगेस्ट द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो जब यहाँ पे किसी पैनल चेयरपर्सन चूज कर दिया जाता है, चेयरमैन फिर वाइस चेयरमैन, और फिर जब ये वाइस चेयरमैन भी वेकेंट हो जाता है तो इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी बंदे को यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाता है। व्हेन ए मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन वो भी प्रेजेंट ना हो तो किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिटरमाइन करके हाउस में से चेयरमैन बना दिया जाता है। बट यहाँ पे अब एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे ये एम्फेसाइज दिया जाता है कि वो उस केस में नहीं होते जब वैकेंसी हो। इस टाइम के अंदर चेयरमैन ड्यूटीज को परफॉर्म किया जाता है ऐसे मेंबर के द्वारा ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर दिस पर्पज। सेम वही केस प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं उस पर। द इलेक्शंस आर हेल्ड एज सून एज द पॉसिबल, ठीक है। तो वैकेंसी के केस में कोई भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन का मेंबर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा बिठाया हुआ बंदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोनों मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट के दोनों के लिए राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक अलग से सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट ऑफ द ईच हाउस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल होता है उनका, और ही इज अ परमानेंट ऑफिसर होता है एंड अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये प्रिसाइडिंग मतलब स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट आता है लीडर्स इन द पार्लियामेंट। लीडर्स इन द पार्लियामेंट, लीडर्स कौन होते हैं? जैसे लीडर ऑफ द हाउस अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा। रूल्स ऑफ द लोकसभा अगर हम देखें तो लीडर ऑफ द हाउस जो होता है मीन्स कि लीडर कौन होगा हाउस का? जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो लीडर होगा। इफ he is a member of Lok Sabha, a minister who is a member of the Lok Sabha and nominated by the prime ministers to function as a leader of the house, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो वी हैव टू कवर इन द नेक्स्ट लेसन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ से हम टॉपिक जो पार्ट 2 इसका स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।